अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक सलमान अरशद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहें। आज का जनाब बेसिकली जो मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद है वो एक तो ये है कि हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो तकरीबन बंद तो नहीं हुआ, ग्रुप नहीं बंद हुआ, बेसिकली टेलीग्राम बंद हो गया। और टेलीग्राम भी आप समझ लें कि परमानेंटली बंद नहीं हुआ। उसमें अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसमें इसकी जो है वो सेटिंग किस तरह से करनी है, प्रॉक्सी को किस तरह से ऐड करना है, जिसकी वजह से उनका टेलीग्राम नहीं चल पा रहा। तो जब तक टेलीग्राम नहीं चलता तो मेरी कोशिश ये होगी कि यूट्यूब के ऊपर बातचीत की जाए आपसे। और वैसे भी मुझे पर्सनली तो यूट्यूब का जो चैनल है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी रीज़न ये है कि यूट्यूब के चैनल से जो है वो हमारी जो बातचीत होती है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाती है। और ये है कि इसके अंदर ज़्यादातर इश्यूज भी नहीं होते, और ऑन रिकॉर्ड आने के साथ साथ ये लाइफ टाइम के लिए सेव भी रहती है। उसमें ये है कि कंटेंट की एक्सेस करने के लिए कोई भी आता है तो उनको दूसरा कंटेंट भी देखने को या सुनने को मिल जाता है। क्योंकि टेलीग्राम में तो आप समझ लें कि एक हफ्ते का या एक दिन का टाइम होता है, उसमें फिर चीज़ें आपको डिलीट करनी पड़ती हैं, अदरवाइज वो स्टक हो जाता है। खैर एनीवेज, टेलीग्राम की टेक्निकलिटी से बाहर निकलते हुए जनाब आज आने का मकसद ये है कि अभी जब तक टेलीग्राम का इशू ये चलता रहता है तो मेरी आपसे मुलाकात जो होगी वो ज़्यादातर यूट्यूब पे होगी। और ये यूट्यूब की जो मुलाकात है इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है जी मार्केट की अपडेट्स। मार्केट की अपडेट्स एक मैं इन सेशंस में जो है वो आपसे डिस्कस किया करूँगा। दूसरा जनाबे वाला कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। और वो एजुकेशनल कंटेंट मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स पे उस मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो है वो एजुकेशनल कंटेंट मुश्तमिल होगा। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। देखिए आज का कुछ अहम चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको स्टॉक मार्केट में जानने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो जनाब स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखिएगा इवेंट की बड़ी अहमियत है। अब ये इवेंट क्या है? इवेंट बेसिकली आप समझ लें कि कोई भी हो सकता है। जस्ट लाइक कोई इकोनॉमिकल इवेंट हो सकता है, कोई किसी सेक्टर से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ओवरऑल इवेंट हो सकता है। इसके अलावा आपकी किसी स्पेसिफिक जो है वो कंपनी से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है। जस्ट लाइक बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, जिस तरह से बोर्ड मीटिंग एक बहुत आप समझ लें अहम इवेंट होता है जिसमें आपकी कंपनी की जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताया जाता है। और इसी तरह से दूसरे इवेंट जिस तरह से कभी जी किसी सेक्टर के डिस्पैचेस आ गए, किसी सेक्टर की सेल्स का डाटा आ गया, ये भी बड़ा अहम होता है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात करते हैं। बेताशा प्रोडक्ट जो हैं इवेंट से रिलेटेड होती हैं। तो इवेंट की बड़ी अहमियत है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप काम करना चाहते हैं। तो ये इवेंट्स जो होते हैं इनको किस तरह से हम जो है वो इवेल्युएट करते हैं। पहली तो चीज़ ये हमने समझनी है ना कि ये इवेंट्स इवेल्युएट कैसे किए जाते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आज कोई इवेंट हो रहा है तो मैं उसको इवेल्युएट करके कैसे मतलब उसमें से ये बात निकालूंगा कि वो मेरे से रेलिवेंट है, और उसके बाद ये चीज़ देखूंगा कि ये इवेंट जो है ये मेरी कंपनी पे या मेरे सेक्टर पे किस तरह से इसकी जो है वो इम्प्लीकेशंस होंगी। अब जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं, बड़ी एक सादा सी छोटी सी एग्जांपल है। जिस तरह से अभी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होना शुरू हो गई हैं। अब कुछ की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, कुछ के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं। उस बोर्ड मीटिंग के साथ ही कंपनी के स्टॉक में जो है वो एक ट्रिगर बनता है। बुलिश भी बन सकता है, बेरिश भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि उस कंपनी का रिजल्ट किस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि लोगों के पास इनसाइडर्स होती हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि कंपनी के जो एनालिस्ट होते हैं, जो कंपनी का एनालिसिस करते हैं, उनके पास डाटा बेसिस या डाटा ड्रिवन जो है एक डिसीजन मेकिंग होती है। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो कोई अंदर के लोग हैं, उनके पास कोई अंदर की खबरें होती हैं। वो अवेलेबल डाटा की बेसिस के ऊपर फोरकास्टिंग करते हैं और उसी की बेसिस पे फिर डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि जी
آیا کہ یہ فلاں کمپنی جو ہے جس کی بورڈ میٹنگ میں نے جو ابھی آپ لوگوں سے عرض کیا ہے کہ جس کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہونے لگی ہے، کیا یہ کمپنی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ تو مقصد کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے بورڈ میٹنگ ایک ایونٹ ہے، اس ایونٹ سے پہلے آپ کا سٹاک میں پلاننگ شروع ہو جاتی ہے بائنگ سیلنگ کی، یہ ایک اہم چیز ہے۔ اسی طرح سے آپ کے جو ہے منتھلی کچھ ڈیٹاز ہوتے ہیں، جس لائک آپ کا او سی اے سی، او ایم سیز کی سیلز کا ڈیٹا آتا ہے۔ میں چونکہ اور کوئی ایونٹ بات نہیں کروں گا، ایونٹس اور بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن میرا جو زیادہ تر فوکس ہوگا وہ سٹاک مارکیٹ ریلیٹڈ ایونٹ سے ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا جی، اس طرح سے او ایم سیز کی سیلز کا ڈیٹا ہو گیا، اس طرح سے پاما ایک ڈیٹا ریلیز کرتا ہے، وہ بھی آپ کو سیکٹر کی جو ہے پوری کی پوری پرفارمنس بتا رہا ہوتا ہے کہ سیکٹر نے کیسے پرفارم کیا۔ اسی طرح سے او سی اے سی ایک ڈیٹا جو ہے وہ ریلیز کرتی ہے، اس کی بیسس کے اوپر آپ فیصلہ بناتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کمپنیز کے ریزلٹس کیسے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک ایونٹ ہے۔ اسی طرح سے ان ایونٹس کی وجہ سے جناب آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پرفارمنس دکھاتی ہے۔ تو جی یہ میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ فرسٹ ویک آف جولائی کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ کچھ ایونٹس پریکٹیکلی شیئر کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں آئی ایم سارٹ آف پریکٹیکل پرسن۔ میں کوئی کتابی بندہ نہیں ہوں کہ میں نے چیزیں کتاب سے پڑھی ہیں اور وہ کتاب کی ریڈی رٹائی چیزیں میں آپ کو آگے پاس آن کر رہا ہوں، بلکہ میرا ٹوٹل جو آپ سمجھ لیں کہ جو بات ہوتی ہے یا جو میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہا ہوتا ہوں وہ ساری کی ساری پریکٹیکل ہوتی ہیں، مطلب میں نے وہ چیزیں پریکٹیکلی کی ہوتی ہیں اور پھر میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ فرسٹ ویک آف جولائی ہے اور اس جولائی کے قریب کچھ ایونٹس جو ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ یہ جو ٹریڈر حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے ایونٹس کی کتنی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کتنی اہمیت ہوتی ہے ان کے لیے ایونٹ کی۔ جسٹ لائک ابھی ہم جولائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جون کے اینڈ کے اوپر ایک ایونٹ تھا۔ وہ ایونٹ کیا تھا جی؟ وہ ایونٹ تھا رول اوور کا ایونٹ۔ رول اوور بیسیکلی جو آپ کا کوئی بھی جو ہفتہ ہوتا ہے، لاسٹ جو جمعہ ہوتا ہے اس پہ رول اوور آپ کا کلوز ہوتا ہے، یعنی لاسٹ ویک آف اینی منتھ وہ رول اوور ویک کہلاتا ہے۔ اور یہ رول اوور ویک بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں رولنگ ہوتی ہے۔ بیسیکلی آپ کی جو ایگزسٹنگ جو آپ کا منتھ ہوتا ہے جس کے اندر اسٹاک کی پوزیشنز جو ہیں وہ فیوچر میں لی ہوتی ہیں لوگوں نے، ان پوزیشنز کو انہوں نے سیٹل کرنا ہوتا ہے اس پرٹیکولر جو ہے منتھ میں، کیونکہ وہ میچورٹی اس کی آ گئی ہوتی ہے اور وہ کانٹریکٹ کلوز ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ پوزیشن، اکثر لوگ اس کو کلوز کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس پوزیشن کو کلوز کر کے نیکسٹ کاؤنٹر میں یعنی نیکسٹ فیوچر کاؤنٹر میں لے جاتے ہیں۔ اس کو اس لیے رولنگ بھی کہتے ہیں، رول اوور ویک کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے آپ نے پوزیشن کو کاٹا اور دوسری جگہ پہ اس کو شفٹ کر لیا۔ اب اس رول اوور ویک کی وجہ سے ایک تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا مارکیٹ کے اندر اوپن پوزیشن کھڑا ہوا ہے، صرف فیوچر کا نہیں، فیوچر کے ساتھ جو ہے وہ ایم ٹی ایس اور ایم ایف ایس بھی ہوتا ہے۔ ایم ٹی ایس یعنی نیشنل کلیئرنگ کا جو آپ سمجھ لیں فائنانسنگ ہوتی ہے، اور ایم ایف جو ہوتا ہے وہ ان ہاؤس بدلہ جس کو کہتے ہیں۔ ان کی بیسس کے اوپر بھی مارکیٹ جو ہے وہ ریئیکشن دکھا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی سیٹلمنٹ بعض کا ان کی ڈیبٹ کالز آ جاتی ہیں کلائنٹس کے اکاؤنٹ میں، وہ سیٹل کرنے کے لیے مال وغیرہ بکوایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اب یہ ایونٹ پچھلے دنوں میں گزرا، اس ایونٹ کی وجہ سے مارکیٹ نے بڑا ایک عجیب قسم کا بیہیو کیا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو فی الحال کیونکہ میں جب آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو 1 مہینے کا کانٹریکٹ ہے پاکستان میں، جو کہ ایک بہت ہی اچھا آپ سمجھ لیں کہ اندیا ہے آنے والے وقتوں کے لیے، کہ ہمارا کانٹریکٹ جو ہے وہ 3 مہینے پہ جانے لگا ہے۔ تو 3 مہینے کے کانٹریکٹ کے اندر زیادہ والیٹیلٹی نہیں ہوگی، اور چیزیں جو ہیں وہ لانگ ٹرم کی پلاننگ کے ساتھ جب چلتی ہیں تو اس میں چیزوں میں جو ہے وہ سسٹینیبلٹی آتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو آپ کی یہ جو پچھلا منتھ کلوز ہوا اس کے آخری ویک میں ایک رول اوور ویک کی وجہ سے، یہ ایک ایونٹ تھا، رول اوور ویک ایک ایونٹ ہے، اس ایونٹ کی وجہ سے آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ والیٹیلٹی کا شکار رہ گئی۔ ایونٹ کلوز ہوا، اس کے بعد ایک نیا ایونٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس ایونٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سٹاک کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ویک کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک نوٹس ملا جی نیشنل کلیئرنگ کی طرف سے کہ جی ہم نے غالباً کوئی 14 یا 15 تک جو ہے وہ سی جی ڈی کلیکٹ کرنا ہے، کیپٹل گین ٹیکس۔ اب وہ کیپٹل گین ٹیکس کا جو ہے
मसला खड़ा हो गया हमारे इंडिविजुअल हजरात के पीछे। अगर आप अगर देखें पिछले एक साल की परफॉर्मेंस अगर देखें, जिसका अब CGD 2020-21 जून तक का जो CGD कलेक्ट करने जा रही है नेशनल क्लियरिंग, इस टेन्योर में लोगों को काफी नफा हुआ है स्टॉक्स में। वो नफा जाहिर सी बात है अक्सर लोगों को तो उस नफे के ऊपर 15% देना पड़ेगा। जो फाइलर होंगे, जो नॉन फाइलर होंगे, वो बेचारे जो है 30% देंगे। तो 30% की लिक्विडिटी उन्होंने मार्केट में जो है वो जनरेट करनी है। वो अब जाहिर सी बात है हमारे इंडिविजुअल तो 100% कैश पे काम करते हैं ना। लोग कहते हैं कि जी बस जितने पैसे हैं वो सारे के सारे स्टॉक्स में लगे होने चाहिए। तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर जो है वो स्टॉक में बना रहा, क्योंकि आपको पता है जब डेबिट कॉल्स आती हैं या चीज़ों को क्लियर किया जाता है तो फिर फोर्स सेलिंग के थ्रू किया जाता है, उसमें एक टेम्परेरी प्रेशर जो है बिल्ड होता है। ये भी एक इवेंट था। मैं बेसिकली बहुत सारी इवेंट से रिलेट कर रहा हूँ और अभी करंट सिनेरियो में आप लोगों को इवेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इवेंट की क्या अहमियत है। उसके बाद जनाब आपका इवेंट हुआ, थोड़े से कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की तरफ आ जाते हैं। इवेंट जी आपका कैप्को का हुआ। कैप्को ने डिविडेंड, कैप्को ने एक अचानक से मीटिंग की, ठीक है ना, आप समझे स्केड्यूल नहीं थी, अचानक से मीटिंग करके जब भी जैसे ही उनको गवर्नमेंट से पैसे मिले उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट को वापस भी तो करने हैं ना पैसे। तो उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, मीटिंग कॉल करके और एक डिविडेंड जो है वो अनाउंस कर दिया। एक जो है बेहतरीन किस्म का डिविडेंड दे दिया, कैश पे आउट दे दिया। उसकी वजह से, उस इवेंट की वजह से उस कंपनी की जो है वो मूवमेंट बन गई। अब ये मूवमेंट कोई आप समझ ले हवा में नहीं होती है, तो वो चीज़ है जिसकी प्रॉपरली कंपनी जो है वो नोटिफिकेशन देगी और नोटिफिकेशन पब्लिश होगा। आप उस नोटिफिकेशन की बेसिस के ऊपर अपना फैसला कर सकते हैं, ठीक है। अब कैप्को जैसी सिक्योरिटी जिसकी 20 रुपए की अर्निंग हो, साथ में डिविडेंड लग गए हो, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात है ना। तो फिर वो कंपनी मूव करना शुरू कर, उस कंपनी ने मूव करना शुरू कर दिया। इसी तरह से एक और आने वाला इवेंट जो है, आने वाले दौर का इवेंट, अब CGT हो गया। अब आने वाले दौर के इवेंट जो है वो अब आपने उनके ऊपर फैसला बनाना है कि उसके ऊपर किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगी। अब एक इवेंट है जी ईद उल अजहा का, ठीक है, बड़ी ईद का। अब इस ईद में जाहिर सी बात है छुट्टियां मिलेंगी, एक्सचेंज क्लोज होगा, मार्केट में काम बंद हो जाएगा। अब जब भी मार्केट के अंदर लंबे अरसे के लिए काम बंद किया जाता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस ये होती हैं कि स्टॉक्स में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। लोग जो है अपनी पोजीशन को ओपन रखने की बजाय क्लोज करते हैं, उसकी वजह से भी प्रेशर आता है। ये भी एक आप समझ लें कि इवेंट है। अब इस इवेंट की वजह से भी मार्केट रिएक्ट करेगी। अब ईद उल अजहा के बाद जो है उसके बाद फिर रोल ओवर आ जाएगा जुलाई का रोल ओवर जो है जुलाई की पोजीशंस क्लोज होगी और उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 26 जुलाई से नए 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा जो है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि एक बहुत अच्छा हिंदी है। ये भी इवेंट है और इसकी भी आपने प्लानिंग करनी है। अब इस रोल ओवर वीक में पुराने रोल ओवर वीक में फर्क है। इस रोल ओवर वीक में फर्क इसलिए है कि आपका 1 महीना जो है वो क्लोज होगा और आप जा रहे हैं 3 महीनों के उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में। और 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में जाहिर सी बात है अगर आप पोजीशन लेंगे तो लोग एग्रेसिवली बाइंग भी करते हैं, क्योंकि 3 महीने में आप आराम से जो है उसको प्लान कर सकते हैं अपनी जो ट्रेड्स हैं। तो ये जनाब मैंने आपके सामने कुछ इवेंट्स रखे हैं। इन इवेंट्स का बेसिकली देखना और इन इवेंट्स को एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह से कोई इकोनॉमिकल फ्रंट पे इवेंट्स को जो है वो देखते हैं हम। इकोनॉमिकल फ्रंट पे कौन से इवेंट्स होते हैं? आपका एक मंथली डाटाज होता है जो PBS देता है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक। हर महीने ये जो है कुछ नंबर्स रिलीज करता है, जिस तरह से आपकी इन्फ्लेशन के नंबर्स रिलीज करेगा और इन्फ्लेशन के नंबर्स देख के आप फैसला करेंगे कि आने वाले दिनों में शरह सूद आपकी कहाँ पे खड़ी होगी। इसी तरह से आपका करंट अकाउंट की पोजीशन क्या है, बाहर के जो रिजर्व्स हैं वो कितने पड़े हुए हैं। ये भी एक इवेंट है, इसकी बेसिस पे भी मार्केट रिएक्ट करती है। और इसी तरह से एक बहुत अहम इवेंट जो है वो MPC की मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। इस इवेंट से क्या पता चलेगा? इस इवेंट से आपको पता चलेगा कि शरह सूद आगे आने वाले 2 महीनों में क्या रहेगी, क्योंकि 2 महीने का हमारा जो है ये जो फैसला होता है 2 महीने रहता है। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि आपको इकोनॉमिकल फ्रंट पे, सेक्टर के फ्रंट पे, कंपनी के फ्रंट पे मुख्तलिफ जगहों से डाटा कलेक्ट करना होता है इवेंट्स का। फिर उन इवेंट्स को कंसोलिडेट करके
इकट्ठा करके फिर आपने जो है फैसला करना होता है। इसी तरह सियासत की फ्रंट पे भी आपको बेशतर इवेंट्स मिलते हैं। कभी जी इलेक्शन हो रहे हैं, कभी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, कभी जो है वो किसी को उन्होंने निकाल दिया है या किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये भी एक इवेंट है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें कंसोलिडेट होके आपके पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट का एक ओवरऑल सेंटीमेंट बिल्ड करती हैं। तो इसलिए इन इवेंट्स को ज़रूर आपने इनकॉर्पोरेट करना होता है अपनी वर्किंग में, और ये इवेंट्स आपने कैलेंडर बनाना होता है इवेंट्स का, और उस कैलेंडर के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो प्लेस करनी होती हैं। ये उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ जो स्टॉक को वाकईतन सीरियसली काम करना चाहते हैं जो स्टॉक में, और जो टेक्निकल एनालिस्ट के पीछे लग के और सिर्फ टेक्निकल की बेस के ऊपर स्टॉक में काम करना चाहते हैं, उनसे मैं जो है वो मुखातिब नहीं हूँ। वो पैसे उनको अपने अजीज नहीं है, वो ज़ाया करना चाह रहे हैं, करते रहें। हर बंदे का, वो कहते हैं ना, आपका पैसा आपकी मर्जी, हमारा पैसा हमारी मर्जी। तो आपका पैसा आपकी मर्जी है जी। अब जनाबे वाला, हमने इवेंट्स की बात की, बेसिकली इवेंट्स पे बात करना इसलिए ज़रूरी मैंने समझा कि कुछ मार्केट पे तबसरा करने के साथ साथ आपको मार्केट के हवाले से सिखाया भी जाए चीज़ों को, कि किस तरह से आपने चीज़ों को देखना होता है और अपनी ट्रेड को प्लान किस तरह से करना है। प्रोफेशनल तो मैं आपको नहीं बना सकता, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर ये वीडियो सीरीज़ आप सुनते रहें और इन वीडियोस के ऊपर आप अमल करते रहें, तो कम रिस्क के अंदर आप जो है अपने अच्छे प्रॉफिट्स को अर्न करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अमल बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अमल के बगैर कुछ भी नहीं है। लोग सुनते कुछ है, करते कुछ है, इसमें दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक होता है सुनना और एक होता है सुन के उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। तो आपने इसको सुनना भी और प्रैक्टिकली अप्लाई भी करने की कोशिश करनी है। तो अभी जो मैं चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ वो है बेसिकली प्रैक्टिकल मार्केट से रिलेटेड। यानी मैं थोड़ी सी जो है पिछली मार्केट के बिहेवियर्स पे बात करूंगा, उसके बाद आने वाले दिनों में बिहेवियर कैसा रहेगा इसके ऊपर बात करूंगा। तो पहली चीज़ जनाब, 8 जुलाई बरोज जुमेरात मार्केट का एक बिहेवियर था। मार्केट में तकरीबन 800 पॉइंट डले और माशाल्लाह हमारे इंडिविजुअल जो है वो सेलर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है तो इंडिविजुअल भी थोड़ा सा एजुकेटेड हो गया। तो बेसिकली बाइंग कहाँ से आई? देखें, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि नेशनल क्लियरिंग का डाटा आपसे कितना रेलिवेंट होता है। तो देखें, जो है नेशनल क्लियरिंग के डाटा में फिर जो स्टैट्स आए उसको हमने जो है वो देखा, उसके ऊपर फिर इवेल्युएशन की, और उसमें मेजर जो बायर था वो हमारा म्यूचुअल फंड था। अब म्यूचुअल फंड की एक अपनी स्ट्रेटजी है, आप अपनी स्ट्रेटजी को म्यूचुअल फंड के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। उनके पास फंड का बेबहा फ्लो होता है, उनके यूनिट्स होते हैं, वो जब यूनिट सेल हो गए तो और फंड्स आ गए, फिर उन्हें फंड्स कहाँ पे करने होते हैं? जाहिर सी बात है वो फंड अपने पास लेके तो नहीं बैठे रहेंगे ना, वो फंड्स लगाएंगे कहीं ना कहीं पे, स्टॉक्स खरीदेंगे। जीरो कैश के ऊपर तो आप नहीं बैठ सकते। और फिर जब लोग कहेंगे कि हमारे फंड्स वापस करो पैनिक में, तो फिर वो उन फंड्स को जनरेट करने के लिए मार्केट में सेलिंग भी करेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह इस तरह की जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं, और आप लोग जब देखते हैं उनको तो फिर आप भी कहते हैं कि ये क्या तुक बनता है जी, इन लेवल्स के ऊपर सेलिंग करना या इन लेवल्स पे बाइंग करना। बात तुक की नहीं होती, बात ये है कि उनकी मजबूरी होती है, वो अपनी लिक्विडिटी को देख के इस बाइंग और सेलिंग के जो है फैसले कर रहे होते हैं। अब उनके साथ आपका कोई मेल नहीं है, ठीक है। मार्केट में बेरिश ट्रेंड था, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी थी, प्रेशर था। तो कल की जो 800 की तेजी थी उसमें जिन लोगों ने माल सेल किया अपना प्रॉफिट में, उन्होंने बेहतर किया, उनको अगले दिन बेहतर रेट्स के ऊपर माल दोबारा मिल गया। ये भी स्ट्रेटजी है एक, ये भी एक तरीका है काम करने का। अब बात करने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों में, यानी जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, उस वीक में आपने क्या क्या प्लान करना है। अभी मैं बेसिकली ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बन रहा है जी हफ्ते की जो है रात को। अभी 1-2 दिन इसमें है हमारे पास कि हम पूरे जो आप समझ लें कि वीक के जो इवेंट्स हैं उसका कोई ना कोई आपको समझ लें कि वीकेंड के ऊपर बाज़ का कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी इम्प्लीकेशंस बड़ी हैवी होती हैं मंडे की मार्केट के ऊपर। तो इसलिए मंडे की मार्केट पे भी के ऊपर भी
काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप समझ लें कि फोकस होता है लोगों का, और फ्राइडे की मार्केट पे भी फोकस होता है, क्योंकि ये जो 2 दिन का इवेंट होता है, अब फिर ये इवेंट वाली बात है, ये 2 दिन का जो इवेंट है छुट्टी वाला, ये भी बड़ा अहम होता है, क्योंकि इसमें खबरें बड़ी ज़बरदस्त आती हैं। और हमेशा याद रखिएगा और देखिएगा भी सही, इसको ऑब्जर्व भी करें आप प्रैक्टिकली, अक्सर जो खबरें हमेशा आती हैं, बड़े बड़े हाई लेवल की जो खबरें आती हैं, वो हमेशा वीकेंड्स पे आती हैं। ये भी मेरा एक जो है वो तजर्बा है, आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो जनाब अभी कुछ डिविडेंड्स अनाउंस हुए, ओजीडीसी की बोर्ड मीटिंग लगी हुई है, ठीक है, कैप्को ने डिविडेंड दे दिया, एसएनजीपी ने दे दिया, आगे ओजीडीसी की बारी है और पीएसओ की बारी है। ये 2 स्क्रिप्ट्स इस वक्त अच्छे भी हैं, मतलब, और गवर्नमेंट की होल्डिंग भी है इनमें। पीपीएल पे मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आपको पता है उसकी थोड़े से फंडामेंटल कमज़ोर है ओजीडीसी से। तो अभी चूंकि सर्कुलर डेट की पेमेंट्स वगैरह रिलीज हुई, तो आईपीपीज की लिक्विडिटी बेहतर हुई, आईपीपीज के पास पैसे आए। अब आईपीपीज ने जो है ये पैसा उठा के आगे अपने वेंडर्स को देना है। वो वेंडर्स कौन है? वो पीएसओ है, ओजीडीसी है, एसएनजीपी है और पीपीएल है, ठीक है। ये इनके जो है आप समझ लें कि वेंडर्स हैं। अब इन वेंडर्स को जब पेमेंट होगी तो इनकी भी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, जाहिर सी बात है। अब इनकी लिक्विडिटी इंप्रूव होने के साथ साथ गवर्नमेंट की लिक्विडिटी खराब हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हैवी पेमेंट्स की हैं। गवर्नमेंट उन पेमेंट्स के बाद थोड़े से खजाने जो है वो ढीले पड़ गए गवर्नमेंट के। अब उसका एक तरीका तो ये है कि कहीं से वो जो पेमेंट हुई है उससे कोई फायदा उठाया जाए, लाइक डिविडेंड्स की सूरत में। और दूसरा उसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं से लोन ले। अब जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट का ऑलरेडी लोन बड़ा बढ़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो पेमेंट की है उसको वापस जो है वो अपने पास लेके आया जाए। तो गवर्नमेंट, आपको पता है, कैप्को में, एसएनजीपी में बड़ी स्टेक होल्डर है, तो उन्होंने डिविडेंड्स अनाउंस किए और अच्छे खासे डिविडेंड दिए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनली आप समझ लें कि ओपिनियन है, कि आगे ओजीडीसी के भी डिविडेंड्स अच्छे आएंगे और पीएसओ के भी अच्छे आएंगे, क्योंकि ओजीडीसी जिस तरह से स्टॉक मार्केट में ऑयल बुलिश हो रहा है इंटरनेशनली, तो ओजीडीसी उसका बेनिफिशियरी है। और जो कैश आया है इनके पास, आईपीपीएस के पास, अभी खैर मुझे नहीं पता कि ओजीडीसी को भी उसमें से पेमेंट हुई है या नहीं, या वो अपनी प्रोजेक्शन में तो लिखेंगे ना, कैश की प्रोजेक्शन में, तो ओजीडीसी वहां पे भी बेनिफिशियरी है। तो ओजीडीसी मुझे लग रहा है ये जो रिजल्ट अनाउंस करेगा, गालमन 17-18 को इसकी मीटिंग है, तो ये अच्छे रिजल्ट जो है वो शो करेगा और डिविडेंड भी अच्छा देगा। और साथ में जनाब पीएसओ की मीटिंग अभी लगी नहीं है, पीएसओ की जैसे ही मीटिंग लगेगी तो इसकी भी मूवमेंट जो है यहाँ से बन सकती है। रीजन भाईजान इसकी भी यही है कि पीएसओ के क्वार्टरली रिजल्ट से पहले एक डाटा आता है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोला करता हूँ, और वो डाटा है ओएमसीज की सेल्स का डाटा। उस डाटा को कंपाइल करें 3 महीने के, वो भी जबरदस्त डाटा है पीएसओ के लिहाज से। तो इसलिए मैं पीएसओ को भी अपनी जो है वो पसंद वाली लिस्ट में जो है वो रखता हूँ। 2 चीजें हो गई। उसके बाद जनाब आपकी आ गया सेक्टर आपका सीमेंट का। अब सीमेंट के सेक्टर में अगर आप इस क्वार्टर की अगर डिस्पैचेस देखें तो अच्छे रह गए, मई को निकाल के अप्रैल के भी और जून के भी जो डिस्पैचेस हैं वो अच्छे निकले, और प्राइस भी आपके सामने जो है वो अच्छी रही है। इनकी जो अपना एसोसिएशन है उनने आपस में आप समझ लें कि डिसाइड किया है कि प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी, और उसके जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के ऊपर भी डाटा लगता है और मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस भी उसको कवर करते हैं, तो वो भी डाटा बड़ा अहम होता है और उसकी बेसिस पे भी आप जो है वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो सीमेंट्स की सेल्स का जो डाटा है वो भी अच्छा आया है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस दफ़ा भी तो फिलहाल किसी बड़े समझ लें कि अच्छे सीमेंट के यूनिट की जो है सीमेंट के स्क्रिप्ट की अभी तक बोर्ड मीटिंग नहीं लगी। इसकी भी जैसे ही बोर्ड मीटिंग लगेगी तो सीमेंट्स भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म जो है वो करेंगी। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सीमेंट का आगे आने वाले दिनों में अच्छा दौर लग रहा है। आईपीपीज हो गई, सीमेंट्स हो गई, उसके साथ साथ बैंक्स को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। खैर बैंक्स की जो रैली है वो अभी फिलहाल फिलफौर नहीं चलनी, क्योंकि प्रीवियसली या हिस्टोरिकली अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो
बैंक्स ने हमेशा साल के आखिर पे या नए साल के शुरू में जो है वो परफॉर्मेंस दी है अपने वो एनुअल जो है इसकी डाटा की बेसिस के ऊपर। तो बैंक्स को भी आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्यूमुलेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन सब्र का दामन अगर आप हाथ से नहीं छोड़ सकते तो फिर आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। तो ये कुछ मार्केट की अपडेट्स थी। अब आगे चूंकि आ रही हैं, अगला वीक जो है वो मुझे इसी तरह से वोलेटाइल लग रहा है। तो स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आपके शेयर जो है वो 5-10% प्रॉफिट में है तो थोड़ा थोड़ा माल उसमें से बेचें, कैश जो है वो जनरेशन जरूर करें। और मेरी जो वीडियो है ना जो 48,000 के ऊपर मैंने बनाई थी, वो खसूसी इसी वजह से बनाई थी कि लोगों की डिसीजन मेकिंग 48 के बाद जो है 48K के बाद इंडेक्स की बात कर रहा हूँ गलत होगी बहुत ज्यादा। हो सकता है आपने पिछले साल बड़े जबरदस्त प्रॉफिट बनाए हो, लेकिन इस 48,000 के इंडेक्स के ऊपर जब मार्केट वोलेटाइल होगी या डिक्रीज हो या डाउन ट्रेंड में जाएगी, वो हो सकता है चांसेस है कि आप अपना जो कमाया हुआ पैसा है वो वापस मार्केट में दे के जाए। तो इसलिए इसकी प्लानिंग करना बड़ा जरूरी है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो जो कमाई हुई जमा पूंजी है वो वापस मार्केट में लुटा के जाएंगे। तो देखिए जी, एक चीज मैं हमेशा ये कहता हूँ, वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, एक चीज हमेशा मैं ये कहता हूँ कि देखिए मार्केट में जब कोविड आया और कोविड के बाद मार्केट बड़ी हमारी डिप्रेस्ड हो गई, उस दौर में बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा बनाया, ठीक है, लेकिन क्या वो लोग सारे प्रोफेशनल्स थे? नहीं जी। प्रोफेशनल वो होगा, मैं उस बंदे को प्रोफेशनल मानूंगा या एक अच्छा इन्वेस्टर मानूंगा। जरूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन उससे मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो कोई फाइनेंशियल हो तो आप अच्छा मार्केट में काम कर सकते हैं। मैंने बड़े बड़े अनपढ़ लोगों को भी मार्केट में देखा है कि वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो जनाब इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि आपका जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो फिर ही आप एक अच्छे जो है वो अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर बिजनेस सेंस अच्छी है तो आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी ब्रीफ सी आप समझ लें कि मार्केट के ऊपर जो है वो कमेंट्री थी, उसके साथ साथ जो है वो मैंने एक इवेंट के ऊपर कवरेज दी। अब चूंकि मैंने अभी रिसेंटली जो है वो नया ब्रोकरेज हाउस ज्वाइन किया है यानी BMA कैपिटल, और अगर आप लोग मेरी डीलरशिप में या मेरे अंडर या मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि 03114164 03114164 ये नंबर है। इसके ऊपर डायरेक्टली आप मेरे से व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब तक ये टेलीग्राम का मसला रहता है, आप लोगों के सारे जो सवालात होंगे इसी नंबर के ऊपर मैं लूंगा और फिर इन्हीं सवाल के ऊपर आगे वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।